बहुत पुरानी बात है। हिमालय के दामन में एक अजीम सल्तनत हुआ करती थी, रावेंद्रगढ़। इस सल्तनत का बादशाह वीरभद्र सिंह एक इंसाफ पसंद और ताकतवर हुक्मरान था। इसका बेटा आर्यदेव सिंह तलवार, घड़सवारी और इल्म में माहिर, मगर कुछ हद तक जिद्दी और साफ गो तबीयत का मालिक था। एक दिन महल के बाग में आर्यदेव खेलते बच्चों के साथ मौजूद था कि उसने चंद सिपाहियों को खुफिया रास्ते से महल के खजाने को बाहर ले जाते देखा। तजस्सुस में वो उनके पीछे गया तो इंकिशाफ हुआ कि सल्तनत का वजीर खजाना कोशाल राय चोरी छप्पे खजाना ले जा रहा है। आर्यदेव ने फौरन बादशाह के दरबार में जाकर सारा वाकया बयान किया, मगर वजीर को बादशाह पर ऐसा असर हासिल था कि उसने आर्या पर दरबार में झूठ बोलने, बगावत का इरादा रखने और बादशाहत के लालच का इल्जाम लगा दिया। बादशाह वीरभद्र सिंह गुस्से में आकर आर्यदेव को सल्तनत बदर कर देता है। न उसकी दलील सुनी गई न सफाई। आर्यदेव एक तलवार, एक मुश्कीजा और मां की दी गई सुर्ख चादर के साथ महल से निकल जाता है। आंखों में आंसू होते हैं मगर कदमों में आज़्म। कई दिनों के सफर के बाद वो एक पुराने फकीर बालदेव नाथ के आश्रम पहुंचता है। फकीर को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। बालनाथ हंसते हुए कहता है, बेटा, वक्त खुद इंसाफ करता है। आज तुम सच्चे हो, मगर तुम्हें यह सच साबित करने के लिए तकलीफ उठानी होगी। आर्यदेव अब फकीरी जिंदगी गुजारने लगता है। देहातों में लोगों की मदद करता है, किसी को दवा देता है, किसी की फसल काटता है, किसी को पानी पिलाता है। रफ्ता रफ्ता वो गुमनाम मुहाफिज के नाम से मशहूर हो जाता है। चेहरा ढका होता मगर अमल याद रखा जाता है। रावेंद्रगढ़ अब जवाल का शिकार होने लगा था। खजाना खाली, अवाम नाराज और वजीर सब फैसलों पर असरअंदाज होने लगा। एक दिन एक जख्मी औरत आर्या के आश्रम आती है। वो वजीर की भांजी आनंदेता थी, मगर खुद भी वजीर के जुल्म की शिकार थी। वो आर्या को बताती है कि उस पर लगाया गया महज एक साजिश थी। असल में वजीर और जर्नैल खजाने का सौदा करने जा रहे थे। आर्या ने जब सच बताया तो उसे सल्तनत से निकाल दिया गया। आर्या की आंखों में नमी आ जाती है पर दिल में सुकून पैदा होता है। सच आखिरकार सामने आ चुका होता है। आर्या अपने कुछ वफादार दोस्तों बाननाथ और आनंदिता के साथ वापसी की तैयारी करता है। वो कहता है, मुझे तख्त नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा नाम साफ करना है। निकाब पहने वो महल के दरवाजे पर पहुंचता है। महल में शोर मच जाता है कि आर्या दीवो लूट आया है। दरबार सजता है। बादशाह अब बूढ़ा हो चुका होता है। आर्या अपने निकाब को हटाता है, गवाह और सबूत पेश करता है। आनंदिता वजीर के खिलाफ गवाही देती है। बाननाथ सच की तस्दीक करता है। वजीर झूठ बोलने की कोशिश करता है, मगर रियाया अब जान चुकी थी कि असल सच क्या है। बादशाह वीरभद्र सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मैंने अपने बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर इसे निकाल दिया। आर्या, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? आर्या बादशाह के करीब आता है। उसका हाथ थाम कर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा सच वापस मिल गया है। यही मेरी बादशाही है। वजीर को कैद में डाल दिया जाता है। आर्या तख्त से इनकार करता है। वो कहता है कि आवाम की खिदमत वही कर सकता है जो इख्तदार का भूखा ना हो। वो सल्तनत की बागडोर दयानतदारों को सौंपने की बात करता है और फिर आनंदिता, बाननाथ और चंद दोस्तों के साथ वापस आश्रम लूट जाता है। महल की बिलकोनी में खड़ा वीरभद्र सिंह रोती आंखों से अपने बेटे को जाता हुआ देखता है, फख्र के साथ, पछतावे के साथ। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि वक्त के साथ सच जरूर जीतता है। झूठ वक्ती हो सकता है, मगर सच हमेशा के लिए। इज्जत, सुकून और हक, यही असल बादशाही है। ये कहानी पेश की गई थी सैफ उर्दू एनिमेशन की जानिब से। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि